नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। कक्षा 10 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 में हमने सरस्वती और सिंधु सभ्यता का विस्तार से अध्ययन किया। आज से 4600 साल पहले सरस्वती और सिंधु नदियों के आसपास यह सभ्यता विकसित हुई। पूरी तरह से एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात लोग शहरों में रहते थे, नगरों में रहते थे। उस समय की जो नगर योजना थी उसकी तुलना यदि आज की नगर योजना से की जाए तो उनकी चौड़ी सड़कें, खुले हवादार मकान, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था किसी भी मायने में आज की नगर योजना से कम नहीं थी। इसके अलावा हमने उनके धार्मिक रहन सहन, रीति रिवाजों और सामाजिक जीवन को भी देखा। सरस्वती सिंधु सभ्यता का अध्ययन करते समय विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि जिस प्रकार भारत में आज से हजारों साल पहले एक सभ्यता विकसित हुई, क्या विश्व के दूसरे भागों में भी ऐसी ही सभ्यताएं विद्यमान थी? तो इन सवालों का जवाब इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में दिया गया है। उस समय विश्व के अलग अलग भागों में जो सभ्यताएं विकसित हुई, उन्हीं सभ्यताओं में से आज हम जिस सभ्यता का अध्ययन करेंगे वो है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली तस्वीर उभरती है वो है वहाँ के विशाल पिरामिड, और इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर सामने आती है वो है ममीज, जिन पिरामिडों में वो इनको रखते थे। इस बारे में आपने अनेक फिल्में भी देखी होंगी, द ममी रिटर्न्स। वास्तव में ये फिल्में मिस्र सभ्यता से प्रभावित हैं। अब मिस्र सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसा था, क्यों उन्होंने ये पिरामिड बनाए, ममीज़ क्या थी, इन सभी बातों का अध्ययन आज हम मिस्र सभ्यता में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्र की सभ्यता। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कक्षा 10 के लिए इतिहास की एक नई पाठ्य पुस्तक इस साल से लगाई गई है। पुस्तक का नाम है इतिहास भारत एवं विश्व। इसी पुस्तक का अध्याय 2 आज हमारे सामने है और अध्याय का नाम है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, जो आज हम करेंगे। प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। जिस प्रकार आज से 4600 साल पहले भारत में सरस्वती सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, उसी प्रकार अलग अलग समय पर विश्व के अलग अलग भागों में भी अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई। लेकिन ये अलग अलग सभ्यताएं क्या थी, इसके बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि सभ्यता क्या है। व्हाट इज सिविलाइजेशन? तो सिंपल से शब्दों में, सरल से शब्दों में अगर हम बताएं, जब व्यक्ति स्थायी रूप से रहना शुरू करता है तब व्यवस्थित जीवन बताने के प्रयास में उसके चारों ओर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का निर्माण होना शुरू हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन जीने लग जाता है। ये जो व्यवस्था उसके चारों ओर बनती है, इसी व्यवस्था को सभ्यता कहते हैं। वास्तव में जब व्यक्ति सभ्य जीवन जीने लग जाता है, क्योंकि सिविलाइज से ही सिविलाइजेशन बनी है, तो हम सरल से शब्दों में कह सकते हैं कि जब व्यक्ति सभ्य जीवन जीने लग जाता है किसी स्थान पर लंबे समय तक रहते हुए,
तो उससे उसके चारों ओर जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक व्यवस्था का निर्माण होता है, उसी को हम सभ्यता कहते हैं। आज तक जिन सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त हुई है, उनमें से कुछ का वर्णन इस प्रकार है, जिनका वर्णन हम इस अध्याय में करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो सभ्यता आप देख रहे हैं, ये सरस्वती सिंधु सभ्यता है, जो भारत में सरस्वती और सिंधु नदियों के आसपास विकसित हुई। इसी प्रकार इसी अध्याय में हम चीन की सभ्यता का भी अध्ययन करेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी अध्ययन इसी अध्याय में करेंगे। ये हम अलग अलग वीडियो इनके ऊपर बनाए हुए हैं, जो आपके सामने अलग अलग से आएंगे। माया सभ्यता का भी एक काफी वर्णन किया जाता है, तो माया सभ्यता भी काफी विकसित सभ्यता थी। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में अगर जाएं तो हम इंका की सभ्यता का वर्णन आता है। और आज जो हमारी अध्ययन का विषय होगा वो है मिस्र की सभ्यता। तो ये यहां पर इस इलाके में विकसित हुई। अब ये कौन सा देश था जहां पर ये विकसित हुई थी, इसका अध्ययन हम आज के इस अध्याय में करेंगे। मिस्र की सभ्यता, ये आप देख रहे हैं, ये पिरामिड है, विशाल जो पिरामिड उन्होंने बनाए थे। तो ये उसी का ही नक्शा, जैसा जैसा आप आगे से देख रहे हैं वैसा ये इधर से भी होता है। यहां से अगर हम मान लें, इधर से भी होता है और इसके पीछे से भी होता है, तो चारों तरफ से ये त्रिभुजाकार होता है। तो ये विश्व का नक्शा है और विश्व के नक्शे पर ये अगर आप देख रहे हैं तो ये मिस्र है। अब ये कौन से महाद्वीप में है मिस्र, ये आप देख रहे हैं मिस्र। तो ये कौन से महाद्वीप में है, ये आगे हम आपको दिखाएंगे अगली स्लाइड्स में। तो मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ये सारा का सारा आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और इस अफ्रीका महाद्वीप में ये जो है ये मिस्र है। तो मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिसे अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। आज ज्यादातर इसको इजिप्ट के नाम से जानते हैं। यह एक वर्गाकार देश है, जो आप देख रहे हैं आमतौर पर वर्गाकार है। तो ये मिस्र का एक अलग से हमने पूरा का पूरा नक्शा दिखाया है, जो वर्गाकार है। मिस्र का अधिकांश भाग जलविहीन है, पानी का कोई ज्यादा स्रोत नहीं है। केवल नील नदी ही यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये नील नदी है जो इसके बीच में से बहती है। तो केवल नील नदी ही यहाँ जल का स्रोत है। काहिरा, ये आप देख रहे हैं, ये मिस्र की राजधानी है। और काहिरा के पास ही ये गीजा है, जो गीजा का पिरामिड है, जो आगे आएगा वो हम आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में दिखाएंगे। तो काहिरा मिस्र की राजधानी है। याद रखनी है आपने कि मिस्र की राजधानी या इजिप्ट की राजधानी काहिरा है। मिस्र की सभ्यता का विकास आज से 7000 साल पहले हुआ था। प्राचीन काल में मिस्र छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 7000 साल पहले छोटे छोटे से राज्य वहां पर हुआ करते थे। लगभग 4000 ईसा पूर्व, यानी कि आज से अगर 2200 भी उसमें जोड़ दें तो 6200 साल पहले आज के हिसाब से, तो लगभग 4000 ईसा पूर्व ये छोटे छोटे राज्य मिलकर 2 राज्यों में संगठित हो गए। जो सारे के सारे राज्य थे, जो बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था पहले मिस्र, 4000 ईसा पूर्व में वो 2 राज्यों में संगठित हो गया। ये 2 राज्य कौन से थे, उसमें पहला उत्तर मिस्र अथवा नील नदी के मुहाने का राज्य। ये जो उत्तर है, यहां पर जो एक राज्य था जो नील नदी के मुहाने पर है, जहां पर से नदी निकलती है, जहां पर से वो एंटर करती है मिस्र में, तो यहां पर जो था वो पहला राज्य था उत्तर मिस्र, या फिर उसको नील नदी के मुहाने का राज्य कहते थे। इस राज्य की राजधानी बूटो थी, तथा जो राज चिन्ह, क्योंकि वहां पर सबके राज चिन्ह भी होते थे, हर राज्य का अपना राज चिन्ह होता था, तो उनका जो राज चिन्ह था, जो पहले राज्य का राज चिन्ह था, वो मधुमक्खी था। इसी प्रकार जो दूसरा राज्य वहां पर जिन 2 राज्यों में वो संगठित हुआ था, दूसरा दक्षिण मिस्र अर्थात नील नदी की घाटी का राज्य। उसके बाद जो यहाँ पर जो राज्य विकसित हुआ उसको हम दक्षिण मिस्र कहते हैं, या फिर नील नदी की घाटी का राज्य कहते हैं। इस राज्य की राजधानी की अगर हम बात करें तो इस राज्य की राजधानी तखेबे थी, और राज चिन्ह जो था वो पेपाइरस का गुच्छा था, फूलों का गुच्छा था, पेपाइरस का गुच्छा इसका चिन्ह था। पहले वाले राज्य की जो राजधानी थी, जो पहला राज्य बना था उत्तर मिस्र, बूटो राजधानी थी और राज चिन्ह उसका मधुमक्खी था। जो दक्षिण मिस्र में जो राज्य बना, जिसको नील नदी
की घाटी का राज्य कहते हैं। उसकी राजधानी तखेबे थी और राजचिन्ह जो था वो पेपायरस का गुच्छा था, फूलों का गुच्छा था। 3400 ईसा पूर्व में मेना या फिर मीनिस राजा का नाम है। तो 3400 ईसा पूर्व में मेना या मीनिस नाम के राजा ने इन दोनों राज्यों को मिलाकर संपूर्ण मिस्र को अपने अधीन कर लिया। मीनिस नाम के राजा हुए 3400 ईसा पूर्व में। तो उन्होंने इन दोनों राज्यों को मिलाकर संपूर्ण मिस्र का निर्माण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। वह एक महान सेना नायक और सफल विजेता थे। ये अगर आप दोबारा फिर देख रहे हैं, उसने मेम्फिस कहां पर है? मेम्फिस वर्तमान जो राजधानी है मिस्र की, काहिरा के पास है। जो काहिरा के देख रहे हैं ये आप, इसके पास ही मेम्फिस है। तो उसने जो मेनिस नाम के जो राजा हुए थे 3400 ईसा पूर्व, मीनिस नाम के जो राजा थे, उन्होंने मेम्फिस जो काहिरा के पास थी को अपनी राजधानी बनाया या मिस्र की राजधानी बनाया और वहां राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की, या राजा का शासन, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राजा ही सब कुछ होता है, उसको हम कहते हैं राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की। इसी ने मिस्र में पहले राजवंश की स्थापना की। तो जो पहला राजा वहां पर हुआ जिसने पूरे संपूर्ण मिस्र को एक किया, वो मीनिस था। और मीनिस ने ही मेम्फिस को मिस्र की राजधानी बनाया और राजतंत्र की वहां पर स्थापना की, और इसने ही मिस्र में पहले राजवंश की स्थापना की। एक और खास बात जो आपने याद रखनी है मिस्र के बारे में, मिस्र में राजा को फराओ कहते हैं, ये याद रखना है। वहां पर जो राजा होते थे उनको फराओ कहा जाता था। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। ईश्वर के प्रतिनिधि का मतलब है कि वे लोग, मिस्र के लोग ये मानते थे कि राजा को भगवान ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है उन लोगों पर शासन करने के लिए या उन लोगों की भलाई करने के लिए। तो मिस्र में राजा को फराओ कहा जाता था। अगर मिस्र की सभ्यता, मिस्र जो सभ्यता हुई, अगर उसके राजनीतिक इतिहास की बात करें तो हम उसे 3 भागों में उसके राजनीतिक इतिहास को बांट सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग जो है वो प्राचीन काल है, या फिर उसको हम कहते हैं पिरामिड युग। और इस युग की जो शुरुआत है वो 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ये पिरामिड का युग था। जो दूसरा काल उसका माना जाता है राजनीतिक इतिहास का, वो है मध्यकाल या फिर सामंती युग, इसको हम कहते हैं। इस दौरान सामंत हुए बहुत सारे, और इसका जो कालक्रम है वो 2160 ईसा पूर्व से 1580 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और तीसरा जो काल उसमें माना जाता है मिस्र सभ्यता के इतिहास में, उसको हम कहते हैं नवीन काल या फिर साम्राज्यवादी युग, जो 1580 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो मिस्र के राजनीतिक इतिहास को हम इस प्रकार से 3 भागों में बांट सकते हैं। अब एक एक करके इनका वर्णन करेंगे। उसमें पहला आता है हमारे पास, पहला जो उनका राजनीतिक इतिहास जो क्रम शुरू होता है पिरामिड युग, जो 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। इस युग में 6 राजवंशों ने शासन किया। मिस्र पर अनेक राजवंशों ने शासन किया। तो अगर पिरामिड युग की बात हम करें तो इस युग में 6 राजवंशों ने शासन किया। इन राजवंशों के प्रमुख राजा थे नरमेर, अट्टा, जोसर, इम्होटेप, खुफू, यूसरेकाफ तथा खाफरे आदि। ये इस जो ये युग चला पिरामिड युग, इसके ये खास खास राजा थे। काफी कठिन शब्द हैं तो इनको सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी सामान्य जानकारी के लिए हमने बताए हैं कि इन जो 6 राजवंश हुए उनके जो प्रमुख राजा थे वो ये इस प्रकार के उनके नाम थे। इन राजाओं तो आपको बताया जा चुका है कि मिस्र में राजा को फराओ कहते थे। तो इन राजाओं ने विशाल पत्थरों के गगनचुंबी पिरामिडों या फिर इनको हम कहते हैं त्रिभुजाकार समाधि होते थे ये, कि मरने के बाद जो शरीर बचता था, जो मृत शरीर होता था, उसमें उसको इन जो कहते हैं पिरामिडों में रखा जाता था। तो गगनचुंबी बड़े बड़े किस तरह से बनाए होंगे ये एक सोचने वाली बात है। गगनचुंबी पिरामिडों का निर्माण करवाया। मिस्र की राजधानी
काहिरा के दक्षिण में मेम्फिस नामक शहर के पास आज भी 70 पिरामिड मौजूद हैं, जो वहां पर जो अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो देखने उनको जाते हैं, दार्शनिक स्थल माना जाता है ये। तो ये एक विशाल पिरामिड, गीजा का पिरामिड दिखाया हुआ है, इसको गीजा का पिरामिड कहते हैं, काफी विशाल है। मिस्र में पिरामिड बनाने का काम सबसे पहले इम्होटेप ने शुरू किया था। वह तीसरे राजवंश के राजा, जिसको हम यहां पर फराव कहते हैं, जोसर का वजीर था। प्रश्न पैदा होता है कि पिरामिडों का निर्माण क्यों किया गया, मिस्र में जो पिरामिड बनाए गए उनका निर्माण क्यों किया गया। अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। तो पहला एक विचार जो उभर कर सामने आता है वो ये है कि पिरामिडों का निर्माण मिस्र के लोगों ने अपने राजा की अनश्वरता और राज्य के गौरव को दिखाने के लिए किया था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वे राजा को अनश्वर या जो कभी नष्ट ना हो ये दिखाना चाहते थे। मिस्र के लोगों का मृत्यु के बाद जीवन में गहरा विश्वास था, वो गहरा विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी, उनका मानना था कि मरने के बाद भी शरीर और आत्मा दोनों जीवित रहते हैं, केवल इनका स्वरूप बदल जाता है। तो उनका ये विश्वास था, धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक उनकी सोच थी कि मरने के बाद भी शरीर जीवित रहता है, आत्मा और शरीर जीवित। जबकि हमारे भारत में ये माना जाता है कि शरीर मर जाता है, आत्मा जीवित रहती है। लेकिन उनकी फिलॉसफी जो थी कि उनका ये मानना था कि शरीर और आत्मा दोनों जीवित रहते हैं, केवल उनका स्वरूप, केवल उनका रूप बदल जाता है। दूसरा, क्यों उन्होंने पिरामिड बनाए, तो एक दूसरा कारण भी आता है कि मिस्र के राजा सूर्य को अपना इष्ट देवता मानते थे। सूर्य को वहां सबसे प्रसिद्ध देवता माना जाता है। अतः सूर्य को प्रसन्न करने के लिए भी उन्होंने विशाल पिरामिडों का निर्माण करवाया। तो ऐसा भी सोचना है कुछ लोगों का कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने विशाल पिरामिड बनाए। तीसरा कारण भी एक दिया जाता है, वो ये है कि शायद अपनी संस्कृति को दीर्घायु, लंबे समय तक याद वो रखना चाहते थे, जो उनकी संस्कृति थी। तो शायद अपनी संस्कृति को दीर्घायु करने के उद्देश्य से भी पिरामिडों का निर्माण किया होगा। तो ये अलग अलग प्रकार के विचार है कि उन्होंने पिरामिडों का निर्माण क्यों कराया। दूसरा युग जो है वो है सामंतवादी युग, और इस युग की जो शुरुआत है वो 2160 ईसा पूर्व से 1580 ईसा पूर्व तक ये युग चला, जिसको हम सामंतवादी युग कहते हैं। इस युग में 5 राजवंशों ने शासन किया। इन राजवंशों के प्रमुख राजा थे इंटे, मेतुहोतेप, अमनोहतेप, सेनवो आदि। तो इसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। इनके अलग अलग राजा थे, मैंने आपको बताया कि सभी राजाओं के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेतुहोतेप, अमनोतेप आदि इनके राजा हुए हैं। इस युग में मिस्र छोटे छोटे अनेक राज्यों में बट गया और राज्य की शक्ति सामंतों के हाथों में आ गई। तो इसकी खास इसलिए इसको सामंतवादी युग कहते हैं कि मिस्र में एक फिर टाइम ऐसा आया कि जब मिस्र दोबारा फिर छोटे छोटे राज्यों में बट गया और इन राज्यों की जो शक्ति थी वो सामंतों के हाथों में आ गई। ये सामंत आपस में ही लड़ते रहते थे, इससे चारों ओर अशांति और अराजकता फैल गई। ऐसे में सीरिया के हिकास लोगों ने मिस्र पर अधिकार कर लिया। वे वहां के लोगों का शोषण करने लगे। इससे मिस्र के लोगों में हिकास लोगों के प्रति नफरत पैदा हुई। तो जब आप किसी बाहर की जाति के लोग आकर किसी देश का शोषण करने लग जाएं, तो ये लाजमी है कि उस देश के लोगों में उन लोगों के प्रति नफरत की भावना पैदा होती है। अंत में जब ये शोषण करने लगे इनका हिकास जाति के लोग, तो थिब्स के सामंत अमोसिस ने हिकास लोगों को मिस्र से मार भगाया और स्वयं मिस्र पर शासन करने लगे। तीसरा जो युग आता है वो है साम्राज्यवादी युग, जो 1580 ईसा पूर्व से चलकर 650 ईसा पूर्व तक चलता है। इस युग का आरंभ 18वें राजवंश के शासक अमेनेहोटेप से माना जाता है। 18वें राजवंश के शासक अमेनोटेप से माना जाता है। सामंतवादी युग में मिस्र जो छोटे छोटे, इससे पहले के युग में जिसको हम सामंतवादी युग कहते हैं, तो मिस्र जो छोटे छोटे राज्यों में बट गया था
और राज्य की शक्ति सामंतों के हाथों में आ गई थी। अमेनोटेप ने उन सामंतों की शक्ति को समाप्त करके एक संगठित शासन व्यवस्था की स्थापना की। तो यहां दोबारा फिर साम्राज्यवादी, जिसको हम युग कहते हैं, एक शासक हुए हैं अमेनोटेप। तो उनसे उसकी शासक माने उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे सामंत होते थे उनकी शक्ति को खत्म कर दिया और एक संगठित शासन व्यवस्था की स्थापना की। इस युग में कई राजवंशों ने शासन किया, जैसे अमेनोटेप द्वितीय, अहमोज प्रथम, थुटमोस प्रथम, अमेनोटेप तृतीय, हात्शेपसुत ये महिला शासिका थी आदि। तो ये कई प्रकार के या कई नाम के इस दौरान राजा हुए। इन सभी ने मिस्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो सभी ने अपना अपना योगदान दिया, जिसके कारण जो मिस्र था, चाहे वो सामाजिक रूप से था या फिर आर्थिक रूप से था या राजनीतिक रूप से था या सांस्कृतिक रूप से था, उसने ऊंचाइयों को छुआ। इस काल में जनता सुखी और समृद्ध थी। मिस्र की अगर हम बात करें तो मिस्र पर लगभग 31 राजवंशों ने 3100 साल तक राज किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कीजिए। मिस्र पर 31 राजवंशों ने 3100 साल तक राज किया। अंत में यूनान के शासक सिकंदर ने मिस्र पर अधिकार कर लिया। सिकंदर द अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको हम कहते हैं। तो सिकंदर जब वो पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला तो मिस्र भी उसके रास्ते में आया और मिस्र पर भी उसने अधिकार कर लिया। इसको हम अलग से पढ़ाएंगे आपको जब हम रोम की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर की मृत्यु के बाद मिस्र में टालमी वंश का शासन स्थापित हुआ। टालमी उसका एक सेनापति हुआ करता था। बाद में जब सिकंदर की मृत्यु हुई और क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था तो उसके जो शासन था, जो एक विशाल साम्राज्य उसने खड़ा किया था, वो उसके जो सेना नायक थे उन्होंने आपस में बांट लिया था। उनमें से एक जो सेना नायक था वो टालमी भी था। तो टालमी को जो है मिस्र वाला भाग मिला था। इसके बाद हमारे पास आती है मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, किस तरह से प्रशासन वहां पर चलता था। तो राजा सबसे पहले सबसे ऊंचे पद पर जो है वहां पर राजा होता था। मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे ऊंचे पद पर राजा होता था, जिसे वहां फराव, ये हमने आपको कई बार बताया है कि मिस्र में राजा को फराव कहते थे, फराव कहा जाता था। फराव को देवता माना जाता था। वहां पर इसको ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे कि ईश्वर ने उसे अपना प्रतिनिधि बनाकर मिस्र के लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है। शासन की सभी शक्तियां, चाहे फिर वो प्रशासनिक थी या फिर न्यायिक थी, सारी की सारी शक्तियां उसके फराव के हाथों में होती थी। फराव के बाद दूसरे नंबर पर जो था वो वजीर था। फराव के बाद शासन में सबसे महत्वपूर्ण पद वजीर का होता था। उसका मुख्य काम लगान वसूल करना और आय व्यय का हिसाब किताब रखना था। क्या आय प्राप्त हुई, कितना खर्च हुआ, ये काम वजीर का होता था। इसके अलावा मिस्र में एक परिषद भी होती थी। राजा को उसके कामों में सलाह देने के लिए वृद्ध दरबारियों की, जिनको काफी अनुभव होता था, कि एक परिषद होती थी जिसे वहां पर सारू कहते थे इस परिषद को। इसका काम था राजा को उसके कामों में सलाह देना। इसके अलावा सेना की अगर हम बात करें तो शुरू में मिस्र के राजाओं के पास अपनी स्थायी सेना नहीं होती थी। तो स्थायी सेना ना होने के कारण तो वो जो सैनिक प्रदान करने का जो काम था वो सामंतों द्वारा, क्योंकि वहां पर अलग अलग सामंत होते थे, तो सैनिक प्रदान करने का जो काम था, क्योंकि स्थायी सेना नहीं थी तो सामंत जो है सैनिक प्रदान करने का काम करते थे। लेकिन बाद में राजाओं ने अपनी स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी। प्रांतीय शासन, उन्होंने अपने शासन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए आगे प्रांतों में बांटा हुआ था। फराव ने अपने साम्राज्य को शासन की सुविधा के लिए कई प्रांतों में बांट रखा था। प्रत्येक प्रांत को नोम कहते थे। अंडरलाइन कीजिए कि वहां प्रांत को जो है नोम कहते थे, तथा प्रांत के शासक को नोमार्क कहा जाता था। नोमार्क की नियुक्ति फराव द्वारा या राजा द्वारा की जाती थी। इसके बाद स्थानीय शासन भी था मिस्र में। अगर हम स्थानीय शासन की बात करें, प्रांतों को आगे गांवों और शहरों में बांटा गया था। गांव का शासन सामंतों के हाथ में होता था, जबकि नगरों के शासन को देखने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी होता था, जिसका काम नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखना और
कर इकट्ठा करना होता था। वो एक अलग से प्रशासनिक अधिकारी शहर में रखा हुआ था। न्याय व्यवस्था की अगर हम मिस्र की बात करें, मिस्र सभ्यता की, तो मिस्र में फराव ही मुख्य न्यायाधीश होता था, क्योंकि सारी की सारी शक्तियां उसी के पास होती थी। इसलिए मुख्य न्यायाधीश का काम भी फराव ही करता था। जब भी कोई मुकदमा फराव के सामने आता था तो वह लिखित रूप में चलाया जाता था। एक खास बात वहां की थी कि मुकदमा जो था वो लिखित रूप में चलाया जाता था और फराव मुकदमे का फैसला 3 दिन में कर देता था। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मुकदमे का फैसला तीव्र गति से होता था और यदि कोई अपराधी पाया जाता था मुकदमे के दौरान तो उसे कठोर सजा दी जाती थी। उस समय जो सजाएं प्रचलित थी, जैसे डंडे से पीटना, ये भी एक सजा थी, या फिर कोई अंग काट देना अगर कोई थोड़ा सा बड़ा अपराध किया है, और या बहुत बड़ा अपराध किया है तो देश से निकाल देना। इस प्रकार की सजाएं जो थी मिस्र सभ्यता में प्रचलित थी। इसके बाद है मिस्र की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मिस्र एक कृषि प्रधान देश था। हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और पशु पालना था। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, कपास और जूट थी। चावल का जिक्र नहीं है। तो यहाँ जो गेहूं, जौ, कपास और जूट की फसलें होती थी। फलों में अंगूर, अंजीर और खजूर की खेती की जाती थी। खेती के साथ साथ मिस्र के जो लोग थे वो पशु भी पालते थे। वे मुख्यतः गायें, भेड़, गधा, बछड़ा, मुर्गी आदि ये पशु पक्षी वो पालते थे। उद्योग धंधे क्या क्या थे मिस्र में उस समय? तो उद्योग धंधों में मिस्र के लोग अनेक प्रकार के उद्योग धंधों में भी कुशल थे। वे लोग पत्थर काटने, बर्तन बनाने, गहने बनाने, तांबे और कांसे के हथियार बनाने का काम करते थे। इसके अलावा कपड़े बुनना भी वहां एक महत्वपूर्ण काम था। वहां पेपिरस, एक पेपिरस है, वहां पेपिरस नाम के घास के पौधे से कागज भी बनाया जाता था। तो कागज भी बनाया, उन्होंने खोज लिया था। पेपिरस नाम का घास था जिसके से वो कागज बनाते थे। धार्मिक जीवन कैसा था उनका, कौन से धर्म को मानते थे, कौन से देवी देवताएं थी? तो मिस्र के लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब है कि वे अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। मिस्र में 3000 प्रकार के देवता थे। तो बहुदेववादी थे, अलग अलग प्रकार के देवता थे, 3000 प्रकार के देवता थे। मिस्र का सबसे बड़ा जो देवता था वो सूर्य था, जिसे रे, रा, हॉर्स और एमन आदि अनेक नामों से पुकारते थे। सबसे महत्वपूर्ण जो देवता था उनका वो सूर्य था। इसके बाद नील नदी के देवता ओसिरिस, उसको हम जो नील नदी का देवता था वो उसको ओसिरिस का नाम देते थे, ओसिरिस का नाम आता था। इसके अलावा मिस्र के लोग नूत, नूत जो था उनका वो आकाश के देवता को वो नूत कहते थे, और सिन, वो चंद्रमा को सिन कहते थे। तो इनकी भी वो पूजा करते थे। कुल मिलाकर वहां पर हजारों देवी देवता थे। मिस्र के लोगों का मृत्यु के बाद जीवन में गहरा विश्वास था। ये एक खास विशेषता थी मिस्र के लोगों की कि मृत्यु के बाद भी उनका जीवन में विश्वास था। उनका मानना था कि मरने के बाद भी शरीर और आत्मा दोनों जीवित रहते हैं, जबकि भारत एक अलग प्रकार की विचारधारा है कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है। जबकि मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद शरीर और आत्मा दोनों जीवित रहते हैं, केवल उनका स्वरूप बदल जाता है। इसलिए मिस्र के लोग मरने के बाद शवों की सावधानी से रक्षा करते थे। उनको जलाते या दफनाते नहीं थे, बल्कि उनको रखा जाता था संभाल कर। राजाओं के मरने के बाद उनके मृत शरीर पर रासायनिक लेप, वो कोई लेप बनाया हुआ था उन्होंने, वो करते थे। जब कोई राजा मर जाता था या कोई बड़ा आदमी, तो उनके शरीर पर वो एक लेप लगाते थे, और लेप करने के बाद उसको लकड़ी के संदूक में रख दिया जाता था। इससे मृत शरीर खराब नहीं होता था, और ऐसे शरीरों को वो मम्मी कहते थे। तो ये एक मम्मी का चित्र आप देख रहे हैं, किस तरह से लेप करके उसके शरीर को रखा जाता था। शरीर के अंदर के जो अंग निकाल लिए जाते थे ताकि शरीर में किसी प्रकार की सड़न पैदा ना हो। तो ये एक बड़ा चित्र है मम्मी का, जिस प्रकार से वो संभाल के उनको रखते थे। ये भी मम्मी है। इसके बाद इन मम्मी को ऊंचे ऊंचे मकबरों, जिन्हें वो पिरामिड, ये पिरामिड है, मैंने आपको बताया है,
ये एक मिस्र की खास विशेषता है। तो जो मम्मी वो बनाते थे, उसके बाद इन मम्मी को इन पिरामिड में रखा जाता था। अब मिस्र की वास्तुकला की अगर हम बात करें तो मिस्र की वास्तुकला का सबसे बढ़िया उदाहरण वहां के गगनचुंबी पिरामिड है, जो सबसे खास उनकी विशेषता है। मिस्र की आज की राजधानी काहिरा के दक्षिण में मेम्फिस नामक नगर के पास आज भी 70 पिरामिड मौजूद हैं। इन पिरामिडों में सबसे प्रसिद्ध पिरामिड काहिरा का गीजा का पिरामिड है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आपके सामने जो चित्र है ये गीजा का पिरामिड है। तो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 2650 ईसा पूर्व में हुआ था। करीब 3 लाख लोगों ने 20 साल तक मेहनत करने के बाद इस पिरामिड का निर्माण किया था। तो इसलिए ये मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है। 3 लाख लोगों ने 20 साल लगातार मेहनत करने के बाद इस विशाल पिरामिड का निर्माण किया था। मिस्र की वास्तुकला का एक अन्य नमूना स्फिनिक्स कहते हैं उसको हम, स्फिनिक्स। तो मिस्र की वास्तुकला का एक अन्य नमूना जो है, जो देखने को वहां मिलता है, स्फिनिक्स। स्फिनिक्स क्या है? स्फिनिक्स आप ये देख रहे हैं, ये जो है इस मूर्ति को वो स्फिनिक्स कहते हैं। तो मिस्र की वास्तुकला का एक अन्य नमूना स्फिनिक्स है। स्फिनिक्स जो क्या है, मिस्र की पौराणिक कथाओं में वर्णित एक जानवर है। ये एक जानवर की आकृति है, जिसका शरीर सिंह का है, शेर का है, और सिर मनुष्य का है। तो इसको स्फिनिक्स वो कहते हैं। ये भी उनकी एक मानी हुई विशेषता है। इसके अलावा मिस्र का कारनाक का मंदिर मिस्र की वास्तुकला का एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये कारनाक का मंदिर है जो आप देख रहे हैं। इसमें ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं, इस प्रकार के 130 स्तंभ हैं। इसको कारनाक का मंदिर कहते हैं। अंदर से इस प्रकार का दिखाई देता है। ये कारनाक का 130 स्तंभ इसमें बने हुए हैं। इसके अलावा अबू सिम्बल का मंदिर भी मिस्र की वास्तुकला, ये अबू सिम्बल का मंदिर है। अबू सिम्बल का मंदिर भी मिस्र की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। यह बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन जिसको हम कहते हैं, से बनाया गया है। इसे उगते सूरज का मंदिर, टेम्पल ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। टेम्पल ऑफ राइजिंग सन इसलिए कहते हैं कि सूरज की जो पहली किरणें हैं जब निकलता है तो सबसे पहले इस मंदिर पर पड़ती है। इसलिए इसको टेम्पल ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। नाम इसका अबू सिम्बल नाम है इसका। तो ये आप दूर से इसका दृश्य देख रहे हैं, सबसे पहले इस पर किरणें पड़ती हैं। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में जो हमने जाना, तो उसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला उसमें आता है कि मिस्र की सभ्यता का विकास आज से 7000 साल पहले हुआ था। मिस्र में राजा को फराव कहते थे। मिस्र में लगभग 31 राजवंशों ने 3100 साल तक राज किया। मिस्र में प्रांत को नोम कहते थे तथा प्रांत के शासक को नुमारक कहा जाता था। एक हमने इसमें किया, मिस्र की सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। मिस्र के लोग बहुदेववादी थे, अर्थात वे अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। 3000 प्रकार के उनके देवता थे। मिस्र का सबसे बड़ा देवता सूर्य था। वे सूर्य को सृष्टि का कारण मानते थे। मिस्र के लोग राजाओं या फराओं को मरने के बाद उनके मृत शरीर पर रासायनिक लेप लगाकर उन्हें लकड़ी के संदूक में रख देते थे। इन मृत शरीरों को मम्मी कहा जाता था और मम्मी को ऊंचे ऊंचे मकबरों, जिन्हें पिरामिड कहा जाता था, में रखा जाता था। और 10वीं उनकी जो मुख्य बात है, मिस्र ने विश्व को 365 दिन का एक वर्ष और कैलेंडर प्रदान किया। एक मिस्र की एक महान उपलब्धि है कि उन्होंने 365 दिन को का एक वर्ष माना था। मिस्र की लिपि की अगर हम बात करें तो मिस्र की लिपि को हेरोग्लिफिक लिपि कहते हैं। इस लिपि में 24 चिन्ह होते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्वर व्यंजन होते हैं, 11 स्वर और अलग से व्यंजन होते हैं, तो उनकी जो लिपि है हेरोग्लिफिक, उसमें 24 चिन्ह होते हैं। तो ये मिस्र की सभ्यता की एक विस्तार से वर्णन था जो आपने किया। धन्यवाद, नमस्कार।